युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता वीरों का कैसा हो वसंत डिग्री सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए पढ़ाने आई हूँ। यह केवल एक कविता नहीं है, बल्कि हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी पीढ़ियों के लिए एक प्रोत्साहनपूर्ण कविता भी है, जो हमारे देशवासियों और विशेषकर हमारे छात्रों के भीतर एक नई प्रकार की उमंग उत्पन्न करने में पूर्णतः सक्षम है। आइए सबसे पहले सुभद्रा जी के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। हमेशा कोई भी कवित्री या फिर कोई भी साहित्यकार के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि कोई भी एक साहित्यकार युगीन परिवेश से प्रभावित होता है और वह परिवेश का एक दर्पण भी हो सकता है। इसीलिए हर किसी साहित्यकार के बारे में उसकी जीवन दृष्टि, उसका व्यक्तित्व, उसका परिवेश जान लेना बहुत ही अधिक मुख्य बात हो जाती है। इसीलिए आइए हमारी प्रिय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आज कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। सुभद्रा जी का जन्म आज़ादी के कई वर्षों पहले अर्थात 1904 ईस्वी में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई भी प्रारंभ थी और बचपन ही से इनमें हम इस प्रकार के साहित्य को रचने की क्षमता, ललक, जिज्ञासा आदि भावों को देखते हैं। सुभद्रा जी बचपन ही से क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत कवित्री मानी जाती हैं। उनका व्यक्तित्व भी उनके काव्य सृजन से कुछ अलग नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं उनके प्रत्येक काव्य में हमें उनका व्यक्तित्व, हमारे देश का गौरव, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की राष्ट्रीय भावना, इस प्रकार के महत्व विशेषताएं प्राप्त होती हैं। कवित्री असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ देती हैं। तो समझिए कि किस प्रकार कवित्री का जीवन देश के लिए और केवल देश के लिए एक वरदान मात्र सिद्ध होता है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के बाद या भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर अंग्रेज़ों ने उन्हें क्रांतिकारी कहकर कारावास दिया था। और इस कारावास में भी सुभद्रा जी को हम पाते हैं कि वह अपनी संतान के साथ ही उसमें अपना समय व्यतीत कर रही थी। इसी से हम समझ सकते हैं कि अपनी संतान के साथ देश के खातिर जेल में अपना समय, अपना जीवन व्यतीत करना कितना कठिन कार्य है, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन सुभद्रा जी को हिम्मत के साथ, जोश के साथ यह कार्य करते हुए हमने देखा है। इतना ही नहीं, जब इनका विवाह हुआ तब इन्होंने अपने पति के साथ इसी प्रकार का क्रांतिकारी पूर्ण जीवन व्यतीत किया और उन्हें भी देश की सेवा के लिए प्रेरित किया है। कविता के बारे में जानकारी लेने के पहले, यह एक ऐसी कविता है जिसको आप पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में, इसकी अंतः भावनाओं के बारे में
अच्छी तरह से समझ में आएगा और इस काव्य को समझने के लिए आप पूरी तरह से सराबोर होकर निमग्न अवस्था में सुनोगे, समझोगे और भविष्य में अपने देश के लिए सब कुछ गुजर जाने की जो ललक है, जो भावना है, वह आप में उत्पन्न हो जाएंगी। इसीलिए बच्चों, सबसे पहले मैं यह चाहती हूँ कि मेरे साथ आप इन कविताओं की पंक्तियों को पढ़ेंगे। जब तक किसी काव्य की कविता की पंक्तियाँ हम पढ़ते नहीं हैं, मन से हम इसको नहीं जानेंगे तो उसके बारे में हमें जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होंगी। इसीलिए चलिए बच्चों, हम लोग इस कविता को एक बार उच्चारित कर लें। आ रही हिमालय से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हैं वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। गलबाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शीलाखंड, अय दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ जवलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, हैं कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताएं कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब छात्रों, सबसे पहले हमें कविता के शीर्षक का अर्थ जान लेना आवश्यक हो जाता है। कविता का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। वीर आप जानते हैं, जो देश के लिए सब कुछ कर गुजरने की चाह रखता है, कर गुजरने की क्षमता रखता है, कर गुजरने का गौरव रखता है। अतः वीर का इससे अच्छा अर्थ और कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें और एक शब्द आया है वसंत। वसंत बहुत ही महत्वपूर्ण माह होता है। वर्ष में जो 6 महीने होते हैं उसमें से एक महीने का नाम है वसंत। जो कहा जाता है हमारे आम जीवन में यह खुशियाँ भर कर लाता है। इस अवसर पर हम भारतीय 2 त्यौहार मनाते हैं, एक है होली का त्यौहार और दूसरा है हनुमान जयंती। होली का त्यौहार आप सभी जानते हो। इसके महत्व को हम कविता का भावार्थ जब हम समझेंगे उसमें इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। इसके अलावा यह महीना किसानों के लिए बहुत अधिक महत्व का होता है। किसान अपनी फसल काट कर ले जाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, और फिर यह महीना शादी ब्याह के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस माह में सारे परिवार के साथ साथ सारी प्रकृति और हमारा सारा का सारा भारत देश हर्षोल्लास के साथ बहुत ही अपना अच्छा समय मना रहे होते हैं। अतः अब देखते हैं ऐसे माह में प्रकृति किस प्रकार से यह सवाल हम सबसे पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हमारा तो बहुत ही खुशहालपूर्ण वसंत होता है, लेकिन वीर किस प्रकार से अपना वसंत मनाएं। अब पहला जो पद है, जहाँ पर कवित्री ने कहा है कि हिमालय, बादल और भारत की सभी दिशाएं, सभी ओर से यह पुकार आ रही है कि वीरों का वसंत कैसा है। हिमालय हमें बार बार चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है। हम सब तो
वसंत महीना बहुत ही खुशियों के साथ मना रहे हैं, लेकिन वीर इस महीने को किस प्रकार से मनाएं? वीर इस सुंदर मौसम को, इस प्रकृति के उपहार को किस प्रकार से मनाएं? जब बादल गरजते हैं तब कवित्री कहती हैं मानो उसकी गर्जन में ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है कि मैं तो गरज रहा हूँ, मैं तो बरस रहा हूँ, लेकिन किस प्रकार से वीर अपने वसंत के महीने को मनाएं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी दिग दिगंत यानी सभी दिशाओं से यह आवाज़ आ रही है या पुकार आ रही है कि वीर अपना वसंत कैसे मनाएं। एक इसी प्रकार की कवित्री सभी के बारे में इस प्रकार का इस प्रकार की एक विचारधारा, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का उनके साथ मन का संबंध बनाकर यह सवाल कर सकती हैं। प्रकृति के दूसरे अंग जैसे फूली सरसों, सरसों के खेत, सरसों के फूल जिनका रंग बहुत ही सुंदर होता है, वह भी कह रहा है कि वसंत कैसे मनाएं। मधु लेकर जो अनंग, अनंग का अर्थ यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म से लगाया जा सकता है या ईश्वर से लगाया जा सकता है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, और वह मधु लेकर इस धरती पर जैसे उतर आता है। और धरती हमारी वसुधा, हाँ, ये ऐसे लग रही है जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन हो, जो दुल्हन के वेश में, अंग में उसका अंग अंग पुलकित हो रहा हो, प्रसन्न चित्त हो रहा हो। और ऐसे में जो वीर, जो महिलाएं, जो स्त्रियां, वीर की जो पत्नियां हैं, प्रेयसियां हैं, यह कह रही हैं हमारे कंत यानी कि उनके प्रिय वसंत किस प्रकार से मनाएं। और अब तीसरे पद में पुनः प्रकृति के दूसरे रूपों को यहाँ पर प्रदर्शित करती हुई कवित्री यहाँ पर कहना चाह रही हैं कि ऐसे वसंत में जब कोकिला सुरों की तान छेड़ देती हैं, कोकिला की सुर से, कोकिला की मीठी कूक से सारा संसार जागता है। जब सुबह सुबह कोकिला अपनी जो मधुर आवाज़ इस संसार को सुनाती हैं और देश का प्रत्येक वासी कोकिला की सुंदर आवाज़ के सामने इस आवाज़ को सुनते सुनते या इस मधुर वाणी के साथ सुबह की पहली किरण जब देखता है, ऐसे समय में युद्ध के मैदान में मारू बाजे यानी कि जो ढोल ढमरू बजाकर युद्ध के मैदान में हमारी सेना उतरी है, उनका गान कैसे होना चाहिए, उनके गान में किस प्रकार की मिठास होनी चाहिए, उनके गान में किस प्रकार का उत्साह होना चाहिए, यह प्रश्न कर रही हैं हमारी कवित्री कोकिला के माध्यम से। अब इसी में हम देखते हैं रंग और रण की बात की जा रही है रंग और रण का विधान। जब हम इस मौसम में होली खेल रहे होते हैं, जब इस मौसम में हम सारे परिवार, हम सारे अपने मित्रों के साथ रंग बिरंगे अनेक रंगों से, पानी की बौछारों के साथ रंग में नाद कर रहे होते हैं, प्रसन्नचित्त हो रहे होते हैं, ऐसे समय में वीर क्या कर रहे होते हैं? वीर भी हमारे इस सुखद रंग के त्यौहार को बरकरार रखने के लिए उस रणभूमि में खून की होली खेल रहे होते हैं। रक्त रंजीत उस युद्ध के मैदान में अपने आप को सब कुछ के साथ समर्पित कर देते हैं, ताकि हम प्रतिवर्ष इस रंग की होली को अच्छे से खेल सकें। और वे यह भी कह रहे हैं, कवित्री यह भी कह रही हैं, मिलने आए आदि अंत। अब वीरों का इस मौसम में रणभूमि में उनके हाथ में, उनके हथेली में वे अपने आदि और अंत को लेकर जाते हैं, अर्थात वे अपने जीवन और मृत्यु को वहाँ पर ले जाते हैं। और उन्हें यहाँ पर यह नहीं पता होता कि वे अपने जीवन को साथ लेकर आएंगे या अपनी मृत्यु को गले से लगा लेंगे। मृत्यु को भी बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही आनंद के साथ वे वहाँ पर सौंप देते हैं,
ताकि हमारी जनता, हम सब यहाँ पर खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम विभिन्न प्रकार की खुशियाँ मना रहे होते हैं, उसके पीछे वीर यह नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा, मैं इन खुशियों को कब मनाऊंगा। वे केवल यही देखते हैं कि रणभूमि में अपने देशवासियों के लिए मर मिट जाना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी है। इसीलिए कवित्री कहती हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत ही मार्मिक यहाँ पर पद आपको दिया गया है। ये कह रहे हैं, कवित्री यहाँ पर यह कहना चाह रही हैं कि वीरों के गले में गलबाएं हो या कृपाण, गलबाहें से यह अर्थ लगाया जाता है जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि पत्नी के प्रेम भरे हाथों की माला क्या उनके बाहों में हो, या फिर शूरवीर के अस्त्र शस्त्र उनके गले में या उनके सारे शरीर में वे धारण करें। यदि पत्नी की गलबाहें या पत्नी के प्रेम पूर्ण व्यवहार से वह पिघल कर वहीं पर रुक जाएं, या फिर अपने देश से आती हुई, अपनी सरहदों से आती हुई पुकार को देखकर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वहाँ के लिए वे निकल पड़े। फिर दूसरे पद में यह बता रही हैं कवित्री कि चल चितवन हो या धनुष बाण। कह रहे हैं कवित्री कि अपनी प्रेयसी की चल चितवन प्रिय आँखें या प्रिय चितवन को देखकर वे वहाँ पर रुक जाएं, उससे आकर्षित होकर वे वहाँ पर ठहर जाएं, या फिर अपने कंधों पर धनुष बाण को लेकर उन बाणों को चलाने के लिए वहाँ पर वे पहुँच जाए। अर्थात हम इस पद को ऐसे भी ले सकते हैं कि वे पत्नी के नैनों के बाणों का शिकार हो जाएं, या फिर अपने धनुष से निकल रहे बाणों से दूसरों को यानी कि दुश्मन को शिकार बनाए जाएं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए छात्रों कि किस प्रकार की विडंबना, किस प्रकार का एक यहाँ पर सीमा रेखा यहाँ पर दिखाई देती है किसी भी सिपाही को, किसी भी सैनिक को, कि उसे इस तरफ लांघना या उस तरफ चला जाऊं, इसमें असमंजसता आ जाती है। वह यह सोच नहीं पाता कि अपनी पत्नी के प्रेम भरे आग्रह में रुक जाऊं, या फिर अपने देश की पुकार, अपने देश के प्रति जो कर्तव्य का प्रण उन्होंने जो लिया था वहाँ पर मैं चला जाऊं। अब तीसरे पद में यहाँ पर हम देखते हैं, हो रस विलास या दलित त्राण। मैं दूसरों की तरह अपने जीवन के सुखों में विलासित हो जाऊं। जीवन के सुख कई ओर से उन्हें खींचते चले जाते हैं। जीवन में अनगिनत सुख, अनगिनत मनोरंजन के साधन उन्हें एक तरफ दिखाई देते हैं, जहाँ पर हर कोई रुकना चाहता है, जहाँ पर हर कोई आकर्षक हो जाता है, जहाँ पर मैं समझती हूँ शायद इस सुख को अपना लेने के लिए, इस सुख को जी लेने के लिए उनके लिए सभी दिशाएं जैसे उन्हें पुकार रही, उन्हें अपनी तरफ खींच रही होती हैं। लेकिन वहाँ पर दलित त्राण यानी कि दलितों की आवाज़ उन्हें आ रही होती है, दलितों का शोर उन्हें सुनाई दे रहा होता है, दलितों का रुदन उन्हें सुनाई दे रहा होता है, दलितों की चीख पुकार उन्हें सुनाई दे रही होती है। अतः उस चीख पुकार की ओर मैं बढ़ूं, या फिर यहाँ पर मधुर संगीत की ओर मैं बढ़ूं, या फिर यहाँ पर बहुत ही सुंदर पलों को जीने के लिए मैं चला जाऊं, रुक जाऊं, या फिर उस पुकार में जहाँ पर विभत्सता, जहाँ पर दुश्मनों द्वारा सताए जा रहे हमारे देश के वासियों की आवाज़ की ओर मैं चला जाऊं। मेरा कर्तव्य कौन सा है यह मैं देखूं। एक सैनिक के मन में हमेशा यही उथल पुथल चलती रहती है, लेकिन हमें और आपको यह पता है हमारा सैनिक कभी जो है इस रोज़ के आकर्षण के लिए नहीं फंसेगा।
वह एक क्षण भी नहीं सोचता है, वह केवल और केवल उसी में जीवन का आनंद लेता है, उसी में जीवन का सुख प्राप्त करता है, उसी में जीने के लिए लालायित हो जाता है, जहाँ पर औरों के जीवन के सुख की रक्षा वह कर सके। और बाद में यहाँ पर देखिए, अब यही समस्या है दुरंत कर यहाँ पर कहा गया है। दुरंत शब्द बहुत अधिक कठिन शब्द को कहा जाता है। अब कठिन, कठोर, यहाँ पर इस शब्द को लेकर कवित्री ने जैसे इस पद में जीवंतता प्रदान कर दी है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप इन सैनिकों के मन की भावनाओं को जितना समझ रहे हो, उतना ही इस पद के प्रत्येक शब्द को देखकर आप यही समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रारंभ में हम एक बार इस कविता को अपने कंठ से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि कुछ तो एक 10% भावना जो कवित्री के मन में बह रही हैं, आपके भी मन में बह जाएं। इसीलिए कवि बार बार पूछने के लिए मजबूर हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। एक क्रांतिकारी कवित्री ही इस प्रकार का सवाल, इस प्रकार का प्रश्न उठा सकती हैं। अब यहाँ पर यह रही हमारे वर्तमान की स्थिति, और अब कवित्री हमें अतीत के आगोश में ले जाना चाहती हैं। अतीत के आगोश में ले जाकर अतीत के शूरवीरों को याद करके, अतीत के महान युद्धों को याद करके, वह भविष्य में आने वाले युद्धों की जो नरसंहारिता हैं, युद्धों के जो अभिशाप हैं, उसे भी हमें बताना चाह रही हैं। अर्थात इन पंक्तियों में उन्होंने सारे ज़माने भर को जैसे समेट लिया है। उन्होंने हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को इसमें समेटकर हमारे देश के गौरव को, हमारे विश्व के गौरव को, सभी को यहाँ पर देश से निकलकर विश्व तक वह पहुँच चुकी हैं, और यह केवल विरले साहित्यकार ही कर सकते हैं। अतः वह कह रही हैं, कह दे अतीत अब मौन त्याग। मौन त्याग क्यों कह रही हैं? क्योंकि अतीत को हम जैसे भूले बिसरे बैठे हैं, इसीलिए वह अतीत के उस युद्ध को याद कर रही हैं, अतीत के उस विनाश को याद कर रही हैं, अतीत के धर्म की अधर्म पर उस विजय को याद कर रही हैं, और कह रही हैं, लंके तुझ में क्यों लगी आग। लंका में आग क्यों लगी हम सभी जानते हैं। लगाने पर मजबूर हो गए थे हनुमान जी, लगाने के लिए मजबूर हो गए थे आग, क्योंकि उस समय लंका के जो राजा थे रावण सूद में नहीं थे, और उन्होंने हमारी पवित्रता को अपने पास कैद करके रख लिया था। अतः लाख कोशिशों के बावजूद, अच्छी बातों के माध्यम से, किसी भी संधि से वे समझने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए इस प्रकार का बहुत ही भारी भरकम जो कदम है, वह राम जी को और हनुमान जी को उठाना पड़ा था, और इस प्रकार लंका का दहन आप इस तस्वीर में देख सकते हो करके जो है यहाँ पर सीता जी को लाना पड़ा था। अब अगले इसी स्लाइड में आप देख रहे हो कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, यह महाभारत काव्य में दर्शित किया गया है। अतः वे कह रही हैं, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, कभी न समाप्त होने वाले अनुभवों को अब कुरुक्षेत्र आप ही यहाँ पर आकर बताइए। कुरुक्षेत्र का जब वह महान युद्ध हुआ था, हम सभी जानते हैं इस कथा के बारे में, और यहाँ पर जो युद्ध का जो विराम हुआ था, बिल्कुल नरसंहार के साथ, कुछ भी नहीं बचा था पांडवों और पितामह भीष्म के अलावा। पितामह भीष्म यहाँ पर शरशैया पर लेटे हुए यहाँ पर बताए गए हैं, और इस समय युद्ध के पश्चात वास्तव में खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं महाराज युधिष्ठिर के मन में एक ऊहापोह मची हुई थी। वे बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। क्यों?
क्योंकि युद्ध में जो है इतने मनुष्यों को, इतने नरसंहार को उन्होंने देखा था और वे जैसे हताश हो जाते हैं, ग्लानि महसूस करने लगते हैं कि मेरे इस युद्ध के विजय के लिए क्या इतना नरसंहार करना आवश्यक था। इस प्रकार की ग्लानि युधिष्ठिर के मन में आ जाती हैं। लेकिन कवित्री दूसरे हाथ यह भी बताना चाहती हैं कि कौरव कितना भी हो बचपन ही से मानने के लिए तैयार नहीं थे, अतः फल भुगतना पड़ा उस जनता को। अतः युधिष्ठिर को अपनी ग्लानि की अवस्था से बाहर निकलना पड़ा और फिर इस प्रकार से युद्ध के संहार को ये भविष्य में ले जाती हैं कवित्री कि आज भी हम देख रहे हैं, हम बच्चों आप सभी जानते हो कि फिर से तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ है हमारा मानव जीवन, मानव सृष्टि। अतः ऐसे में यह काव्य कितना अधिक लोगों को अपने सद्मार्ग पर लाने का कार्य कर सकता है यह हम सोच सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी साहित्यकार एक विरला ही कार्य करता है। और सुभद्रा जी उस समय आज़ादी के लगभग 50 वर्ष पहले यह भांप चुकी थी और उन्होंने यह कविता लिखी थी और यह काव्य उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इससे हमें प्रोत्साहन मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है कि युद्ध के मायने क्या हो सकते हैं। अंतिम से पूर्व जो पद आपको दिया गया है उसमें भी जो है कवित्री ने प्राचीन युद्ध के बारे में ही बताया है। वह प्राचीन अपने युद्ध वीरों को बताना चाह रही हैं जिससे हम प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें, हमारे सैनिक प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें। हल्दी घाटी के शिलाखंड, वे कह रही हैं कि हल्दी घाटी के जो पहाड़ हैं जो साक्षी थे महाराणा प्रताप के प्रचंड युद्ध के और जो साक्षी थे तानाजी के प्रचंड गौरव के, अतः वे भी ये ज्वलंत स्मृतियाँ हमारे सामने ला रही हैं। वह न झुकने वाली न हारने वाली इन ज्वलंत शक्तियों को यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। अंत के पद में कवित्री कवि छंद और भूषण को नहीं भूलती हैं। कवि छंद और चंद बरदाई कवि और कवि भूषण ये ऐसे महान आदि युग के कवि थे जिन्होंने सैनिक के मन में एक प्रोत्साहनपूर्ण भाव उत्पन्न कर दिया। ये केवल कवि ही नहीं थे बल्कि ये कवियों में प्राण डालने वाले एक अस्त्र शस्त्र थे। वे केवल कलम चलाना नहीं जानते थे बल्कि वे आवश्यकता पड़ने पर तलवार भी चला जाते थे। यही इनके माध्यम से वे कह रहे हैं कवि चंद और कवि भूषण के समान आज का कवि यानी कि आज़ादी का पहले का कवि स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का राज्य था। और इस ओर भी कवित्री ने बातों बातों में अपने प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के माध्यम से, कविता की पंक्ति के माध्यम से अंग्रेज़ों के उस अत्याचार को यहाँ पर उन्होंने बयान कर दिया है। वे कह रही हैं अंग्रेज़ उस समय हमारे कवियों के, साहित्यकारों के कलम को भी रोक रहे थे। वे उनकी कलम को रोककर आज़ादी प्राप्त करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। अतः कवित्री पूछ रही हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। अतः इस काव्य में हम कई सारी विशेषताएं, कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी देखते हैं साहित्य के रूप में। अब हम देखते हैं कि साहित्यिक रूप से और फिर मानवीय रूप से यह कविता किस प्रकार से कितने बिंदुओं के, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा तो बहुत ही सरल है। सरल भाषा होगी तभी जो है हमारे बहुत अधिक काम यह आएगी। भाषा में प्रवाहमयता इस प्रकार है, कहीं भी ठहराव नज़र नहीं आता। युद्ध में शूर वीरों की मनस्थिति का वर्णन यहाँ पर बहुत ही कोमलता के साथ, बहुत ही सक्षमता के साथ कवित्री ने प्रस्तुत किया है। युद्धों के बारे में प्रभावकारी वर्णन है, सुंदर अलंकारों का, ओजपूर्ण उत्साहपूर्ण भाषा का वर्णन, प्रकृति का मानवीयकरण भी यहाँ पर किया गया है। और अंत में छात्रों, मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि इस कविता में राष्ट्रीय संस्कृति,
राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय जागृति, इन तीनों को लाने का एक अथक प्रयास हम लोग देखते हैं। और मैं यह पाठ यहाँ पर समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।